ये कहते हैं हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं और गालियां देते देते मुझे देखते हुए हो गए 6 वर्ष। रोज कहते हैं किसान ने इतना अन्न पैदा कर दिया, कहां रखें। आज उस अन्न को कोस रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तो अब उसकी अन्न की कीमत पता लगी है। उपनिषद और वेद के ठेकेदार बने हुए लोग उस अन्नदाता की निंदा करते रहे 1 साल से ज्यादा तक। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने हाथ फैला फैला कर कहा था स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे। लागू हो गई क्या? तब तो कहते थे भाइयों बहनों होनी चाहिए कि नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भाइयों बहनों हुई कि नहीं। एक तो हमारे मंच के ऊपर एक ऐसी नेता विराजमान है जिनका नाम सुभाषिनी अली है। तो हमारे एक साथी ने कहा कि यह प्रश्न उठाया जा सकता है, कुछ हो सकता है थोड़े समय बाद, कि सुभाषिनी के साथ अली कैसे लग गया जो उठाया जा रहा है। तो आपको एक बात बताऊं कि ये सुभाषिनी अली हैं कौन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है सबने सुना होगा। उनके समय में एक नारा लगता था, लाल किले से आई आवाज सहगल ढिल्लो शाहनवाज। तो 3 उनके बहुत विश्वस्त साथी जनरल थे, जिनमें सबसे पहला नाम था कर्नल N.K. सहगल, P.K. सहगल, प्रेम कुमार सहगल। ये सुभाषिनी उनकी पुत्री है। और उससे महत्वपूर्ण बात कि सुभाष चंद्र बोस ने जो अपनी एक महिलाओं की, बालिकाओं की सेना बनाई थी, रानी झांसी रजीम, उसके जो कन्वीनर थी, कैप्टन थी, उनका नाम था कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ये उनकी भी पुत्री हैं। जिस महान विभूति को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं, जिनका नाम माननीय चौधरी चरण सिंह, उनके व्यक्तित्व में ये तीनों तत्व मौजूद थे। तो उस बाली की कीमत उस व्यक्ति को पता होगी जिसने जमीन का पेट फाड़कर और उसमें गेहूं का दाना बोकर उसकी सिंचाई करके, उसकी गुड़ाई करके, उसको काट करके, और आज तो थ्रेशर और आपके पास हार्वेस्टर आ गए हैं, जब उस कांटों के फलसे को चलाकर उसको दाने को निकाल कर लोगों का पेट भरा था, उस धरती पुत्र चरण सिंह को श्रद्धांजलि देना है आज। उसको पता हो। इनको क्या पता जिन्होंने ये कहते हैं हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं और गालियां देते देते मुझे देखते हुए हो गए 6 वर्ष। रोज कहते हैं किसान ने इतना अन्न पैदा कर दिया, कहां रखें। आज उस अन्न को कोस रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तो अब उसकी अन्न की कीमत पता लगी है। आज वो किसान अन्नदाता जब सड़क के ऊपर बैठा था, कभी उसको आतंकवादी कहा जाता था, कभी उसको विदेशी कहा जाता था, कभी देशद्रोही कहा जाता था, कभी वामपंथी कहा जाता था, और कभी ये कहा जाता था कि विपक्ष में बैठे हुए लोग उसे राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उस उपनिषद और वेद के ठेकेदार बने हुए लोग उस अन्नदाता की निंदा करते रहे 1 साल से ज्यादा तक और 6 साल तक। जिन्होंने वादा किया था 2014 के चुनाव अभियान में कि अगर हम आएंगे तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे। एक संयोग की बात है, उसको अन्यथा मत लीजिए कि मैं कोई अपनी बड़ाई की, कि ये जो स्वामीनाथन आयोग था उसका नाम है राष्ट्रीय किसान आयोग, अंग्रेजी में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। संयोग की बात है कि उसका प्रथम अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे था, और ये बात फाइल के ऊपर हम लिख चुके थे। हम 3 सदस्य थे, नंदा जी थे, डॉक्टर RB सिंह थे और मैं था, कि C2 के ऊपर 50% लगाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य यदि नहीं दिया जाएगा तो किसान की लागत भी पूरी नहीं होती, और उसका और किसी ने नहीं, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने हाथ फैला फैला कर कहा था स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे। लागू हो गई क्या?
तब तो कहते थे भाइयों बहनों होनी चाहिए कि नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भाइयों बहनों हुई कि नहीं। दूसरा, जब वो नहीं हुआ तो हम लोगों ने, कुछ ने, 11 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक लोकहित की याचिका दायर कर दी और उस याचिका के जवाब में केंद्र सरकार की हिम्मत देखिए। उन्होंने क्या कहा कि केंद्र सरकार के पास वर्तमान समय में मौजूद संसाधनों के अंतर्गत इस सिफारिश को लागू नहीं किया जा सकता। ये एफिडेविट है केंद्र सरकार का। झूठ। कहते हैं शर्म नहीं आनी चाहिए, तो इस झूठ पे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, जब ये सवाल नहीं हुआ तो 16 में कह दिया किसान की आय दोगुनी करेंगे। पिछले साल के आंकड़े हैं, केंद्रीय कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आंकड़े निकले 2020 के, 21-22 के तो निकले नहीं अभी। उन आंकड़ों में ये बात है, 8 दिसंबर 2020 के अखबार को पढ़कर देख लीजिए, उसमें छपे हैं वो, कि किसान की आय 2013 में जितनी थी उसकी अपेक्षा 2020 तक 35% कम हुई है। केवल एक उड़द की फसल को छोड़कर सारी फसलों का मुनाफा कम हुआ है। तीसरी बात, जब 2017 का चुनाव आया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 22 जनसभाओं की रिपोर्ट है मेरे पास, और यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश लोग बैठे हैं जिनकी अधिकतर अर्थव्यवस्था गन्ने के ऊपर आधारित है, जिसमें मोदी जी ने कहा था कि भाइयों बहनों किसानों, गन्ने का भाव 400 रुपए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उस समय 315 था। दूसरी समस्या थी कि 8,000 करोड़ रुपया उस समय किसान का बकाया था। ये कहा था कि आप हमें सत्ता में चुनिए, उधर शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ में 14 दिन के अंदर भुगतान। 2013 में 8,000 करोड़ था, 2014 में 10,000 करोड़ हुआ, 2017 में, नहीं सॉरी 17 में था 8,000, 18 में हुआ 10,000 करोड़, 19 में हुआ 13,000 करोड़, 20 में हुआ 19,000 करोड़, और 21-22 ये जो पिछला गया है इसमें भी 13,000 करोड़ तक गया। आज तक भी पड़ा हुआ है। हमारा तो मलकपुर मिल का 564 करोड़ रुपया है। अब तो हमारे मंत्री बने हुए, तो मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। तो ये बातें मैं इसलिए उठा रहा हूं कि जिन माननीय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि और उन्हें श्रद्धांजलि देने हम आए हैं, उनके समय में भी ये परिस्थिति पैदा हुई थी। केसी त्यागी जी तो थे उस समय, यंग थे, सचिव थे, तो बुढ़ा तो मैं भी हो गया, क्या कर लोगे। बुढ़ा तो सबको होना है, ये गति तो रुकती नहीं है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस समय चौधरी चरण सिंह जी जब केंद्र में थे, उस समय भी ये सवाल आया था कि गन्ने का भुगतान कैसे हो। 2 रुपया 75 पैसे गन्ने का भाव हो गया था। लकड़ी का भाव उस समय 6 रुपया था, ईंधन की लकड़ी का। तो जब हमारे किसान लोग आए थे, उसके तुरंत बाद चौधरी चरण सिंह जी ने एक कानून बनाया था केंद्र सरकार में कि यदि मिल समय से भुगतान नहीं करता तो सरकार उसके मिल को टेक ओवर करके, अधिग्रहण करके उसको मिल को चला सकते हैं, उसकी चीनी का स्टॉक नीलाम कर सकते हैं, उसकी मशीनरी को अटैच कर सकते हैं, उसके मालिकों और डायरेक्टरों की संपत्ति को अटैच करके भुगतान कर सकते हैं। इस सरकार ने, कितने लोगों को पता है ये बात, कि 2015 में चुपचाप से उस कानून को समाप्त करा दिया लोकसभा से। बहुत कम लोगों को यह जानकारी है। आज हम जाति गणना की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने जातिगत आरक्षण की बात नहीं की थी, ये भी मैं कहना चाहता हूं आपसे। उन्होंने कहा था 60% ग्रामीण जनता को, जिसमें भूमिहीन किसान भी सम्मिलित हों, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और वही थे अकेले जिन्होंने प्रस्ताव किया था, जिसका केसी साहब ने चर्चा किया और जैना जी ने, कि जो अंतरजातीय विवाद नहीं करता उसको खाली
गजेटेड ही नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिले, अपने आप जातिगत व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। और आज वही लोग जाति गणना का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने जाति बनाई थी। जाति हमने नहीं बनाई थी, जाति उन्होंने बनाई थी। हमने तो देखा है, जब मैं अपने गांव ककोर से छपरौली जाया करता था 5.5 किलोमीटर छठी से 10वीं पढ़ने, तो बदरखा में जो पंडित जी की प्याऊ थी, और तो छोड़िए, जाट भी जो जाते थे उनके करवे के उसके बीच में नुलकी लगा दी जाती थी, और हरिजनों को, दूसरों को तो कहने की बात छोड़ दीजिए। तो जिन्होंने जाति व्यवस्था की वही उसका विरोध। कहाँ हमने थोड़ा ही की है। राजस्थान में तो आप लोगों को पता नहीं है कि केवल 3 जातियों को छोड़कर, राजपूत को, ब्राह्मण को और बनिए को, सिंह पर नाम रखने की इजाजत नहीं थी। किसी को विद्यालय में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, शिक्षा लेने की इजाजत नहीं थी। अगर ठिकानेदार के सामने से कोई जाट या गुजर या कोई अहीर या कोई और जाति निकलती थी तो उसको जूती हाथ में लेनी पड़ती थी। ऊंट या घोड़े पर या बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी पर बैठता था तो नीचे उतर के जाना पड़ता था। उसके खिलाफ 1934 में आंदोलन हुआ था। तो उन माननीय चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने 67 में मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद एक और घटना, ये देखिए संस्कृति क्या है, ये लोकतंत्र क्या है, ये संस्थागत स्वरूप क्या है, ये परस्पर सहनशीलता और सहिष्णुता क्या है, उसका एक सबूत कि उन्हीं के साथी सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने ये मांग की कि इंदिरा गांधी आ रही हैं लखनऊ, उनको गिरफ्तार किया जाए, और उसके लिए धरने पर बैठ गए, हिंसक आंदोलन कर दिया। चौधरी चरण सिंह जी, आपके याद होगा जयंत, मैंने नूरपुर में भी ये बात बताई थी, अलीगढ़ में भी आपके आगे बताई थी कि चौधरी चरण सिंह जी ने उन्हें अपनी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया, और जब इंदिरा जी आई, प्रधानमंत्री थी, तो हवाई अड्डे पर लेने गए, और उस सभा में हालांकि बोले नहीं, पर उनके साथ जब तक वो वापस नहीं गई ससम्मान, तब तक उनके साथ रहे। ये लोकतंत्र की परंपरा का निर्वाह करने का, ये विपक्ष को बर्दाश्त करने की बात होती है। और फिर जब नहीं काम चला तो उस लोकसभा, उस विधानसभा को इसी एक मुद्दे के ऊपर भंग करके और चुनाव कराया था। ये पहला भारत के इतिहास में कोई विधानसभा भंग हुई तो वो माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने की थी, बहुमत में रहते हुए, बहुमत समाप्त होने के बाद नहीं, अधिकार पूर्वक की थी। और फिर जो मिड टर्म चुनाव हुआ उसमें प्रेस को ले जाने का जिम्मा मेरे जिम्मे हुआ करता था। उस समय मैं लॉ करके निकला था 1 साल पहले, तो मैंने वो जनसभाएं देखी हैं, किस तरह से लोग उमड़ते थे। आज की तरह नहीं था कि बसें, मोटरसाइकिलें, कारें, पैदल आते थे लोग, और क्या उन सभाओं में जज्बा होता था। तो उस 1969 के मिड टर्म पोल में माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने भारतीय क्रांति दल के बैनर के ऊपर 98 सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश में, अकेले 98 सीटें। और फिर वो दूसरी सरकार बनी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, और प्रधानमंत्री के समय एक पुलिस आयोग का गठन किया था, जो बहुत कम लोगों को पता है, जो पुलिस प्रशासन और उसके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, उसकी जांच करने के लिए बना था। तो आज उनको श्रद्धांजलि देनी है, तो अथर्ववेद का एक मंत्र बोल के समाप्त करता हूं। अपूपवान घृतवांश्च रूरे है सीदतु, लोककृत पथिकृतो यजामये देवानाम ये के च हुत भागा इह अस्थ। इसका अर्थ ये है कि जो लोक निर्माता, जिन्होंने हमें समाज दिया, हमें जन्म दिया, हमें घर दिया, परिवार दिया, राजनीति दी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी जब उनके पद चिन्हों पर चलकर उन्हीं परंपराओं को हम कायम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।